क्या आप जानते हैं आमतौर पर पुलिस का काम होता है लोगों की सुरक्षा करना, क्राइम को रोकना, क्रिमिनल्स को पकड़ना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। लेकिन क्या हो अगर पुलिस ही खुद क्रिमिनल बन जाए, भयानक साजिश रचे, लोगों का कत्ल भी करे। लेकिन कोई भी क्रिमिनल कितनी भी कोशिश कर ले पुलिस से बचने की, पर पुलिस उसको पकड़ ही लेती है। क्या हो जब किसी शहर की सड़कों पर इंसानी अंग के टुकड़े मिलने लगे, वो भी पुलिस स्टेशन के बिल्कुल करीब। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं दादा जगदाले केस के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के मुंबई शहर से। यहीं पर है एंटॉप हिल। 30 सितंबर 2021 की तारीख थी। सुबह 7:30 बजे के आसपास का टाइम रहा होगा। एंटॉप हिल की सीजीएस कॉलोनी सेक्टर 7 में फुटपाथ पर वहीं के कोई लोकल आदमी अपना टहल रहे थे, घूम फिर रहे थे। तभी अचानक से इनकी नज़र साइड में पड़े हुए कुछ चीज़ों पर पड़ती है। ये पास जाकर उसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो इनकी रूह कांप जाती है। इस स्पॉट से कुछ ही मीटर की दूरी पर सियान डिवीजन के एसीपी यानी असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर का ऑफिस था। फौरन ये आदमी एसीपी ऑफिस जाकर पुलिस को बताते हैं कि इन्होंने अभी अभी एक भयानक चीज देखी है, आप भी एक बार चलकर देखिए, उसकी जांच कीजिए। अब ये आदमी पुलिस वालों को लेकर स्पॉट पर पहुंचता है। सच में सामने एक भयंकर दृश्य था। वहां पे काले रंग के बड़े बड़े प्लास्टिक बैग्स पड़े हुए थे। कुछ बैग सही सलामत थे और कुछ जले हुए थे। जले हुए बैग के अंदर से किसी इंसानी अंग के टुकड़े झांक रहे थे। इन्हें देखकर लगा कि जलाने की कोशिश की गई होगी। बाकी बैग्स को पुलिस खोलती है। इसमें से भी हाथ और पैर के टुकड़े मिले। पुलिस ने तुरंत अपने बड़े ऑफिसर्स को इसकी सूचना दे दी। बैग को साइड साइड से मोड़ा गया था जिससे अंदर का सामान थोड़ा दिखने लगे, फिर उस पर आग लगा दी गई होगी। स्पॉट के साइड में सैनिटाइजर्स के बॉटल भी फेंके हुए थे। लगा कि इन्हीं सैनिटाइजर्स को छिड़क कर आग लगाया गया होगा। सैनिटाइजर में आग जल्दी पकड़ता है। पुलिस ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को भी बुला लिया। क्राइम सीन के आसपास थोड़ी और छानबीन करते हैं। पुलिस को वहीं बेडशीट में लिपटा एक और चीज दिखाई दिया, उसको भी खोलते हैं। इसके अंदर भी प्लास्टिक बैग में बंद एक हाथ और धड़ के कुछ टुकड़े थे। इन सब चीज़ों से इलाके में पूरी सनसनी फैल जाती है। पिछली रात को यहाँ पर बारिश हुई थी। लगा कि जैसे ही कातिल यहाँ पर आग लगा के गए होंगे तभी बारिश होने लगी होगी, जिससे आग बुझ गई। कुछ टुकड़ों पर जलने के निशान थे और बाकी ठीक ठाक थे। पुलिस ने आसपास अच्छे से देखा। यहाँ पर एक शरीर को जोड़ने वाले लगभग सभी अंग मिल चुके थे, मगर सर गायब था, ये नहीं मिला। तमाम कोशिशें की जाती हैं मगर सर नहीं मिलता है। पुलिस ने टुकड़ों को समेटकर हॉस्पिटल भेज दिया, फॉरेंसिक जांच और बाकी तरह की जांच के लिए। पुलिस के सामने काफ़ी सारे सवाल खड़े होने लगे कि कातिल कौन हो सकता है। आमतौर पर कोई भी क्रिमिनल इस तरह से शव ठिकाने लगाता है कि वो किसी को मिले ना, वहाँ पर पुलिस पहुँच ना पाए। लेकिन यहाँ पर कातिल ने ऐसी जगह पर शव ठिकाने लगाया था जहाँ से पुलिस का ऑफिस कुछ ही कदम की दूरी पर था। क्या इस आदमी को जगह के बारे में पता नहीं था या फिर ये अच्छे से जानता था? कहीं ये एसीपी ऑफिस के पास शव फेंक कर उनको चैलेंज तो नहीं दे रहा? हॉस्पिटल में पता चला कि एक हाथ के हिस्से पर टैटू गुदा हुआ है। उस पर लिखा था दादा, और शव के टुकड़ों से लगा कि बिल्कुल ताज़ा है, यानी पिछले ही दिन कत्ल किया गया होगा। पुलिस के लिए वो दादा नाम का टैटू और कत्ल की टाइमिंग बहुत बड़ा क्लू था। अब पुलिस की तफ्तीश शुरू हो जाती है शव का पता लगाने में। ये लोग जानते थे कि इतनी आसानी से कुछ भी होने वाला नहीं है। इस केस में क्राइम ब्रांच की यूनिट 4 और 5 लगा दी जाती है। सबसे पहले तो यही देखते हैं कि आसपास के पुलिस थानों में किसी ने मिसिंग कंप्लेंट लिखाई है या नहीं, खासतौर से 28 सितंबर और 29 सितंबर को, क्योंकि शव के टुकड़े 30 सितंबर को मिले थे। पर किसी ने भी मुंबई के किसी भी थाने में कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं लिखाई थी, कोई रिपोर्ट नहीं था। वो टुकड़े भी किसी वयस्क आदमी के लग रहे थे जो 35 से 40 साल की उम्र का रहा हो। वो जिस बेडशीट में टुकड़े लिपटे हुए थे, पुलिस वो चादर मुंबई के अलग अलग दुकानों में ले जाती है जो भी ऐसे चादर बेचते हों। इसमें भी आखिर कितना ही पता चल सकता है, यहाँ से भी कोई क्लू नहीं मिला। अब दादा नाम का टैटू है, उससे कैसे पता किया जाए? ये कोई यूनिक नाम नहीं है, बहुत लोग दादा नाम से टैटू गुदवाते हैं। भारत के अलग अलग हिस्सों में दादा का अलग अलग मतलब होता है। पुलिस ये भी कंफर्म नहीं थी कि जिसके टुकड़े मिले हैं वो महाराष्ट्र का है या फिर नहीं, या कहीं और से लाया गया है। उधर हॉस्पिटल में शव की जांच चल रही थी। इसी में ही मिला कि विक्टिम के लेफ्ट पैर में एंकल पे एल्यूमिनियम प्लेट लगा हुआ है, इम्प्लांट किया गया है। लगा कि विक्टिम का पैर कभी ना कभी फ्रैक्चर हुआ होगा, तभी ये प्लेट लगा। ये भी एक अहम क्लू था। पुलिस की एक और टीम बनाई गई, उनको एल्यूमिनियम प्लेट का पता लगाने का काम दिया गया। आमतौर पर ऐसे जो बॉडी में प्लेट लगाए जाते हैं उन पे कंपनी का नाम और सीरियल नंबर लिखा होता है। खुशकिस्मती से यहाँ पर भी सीरियल नंबर लिखा हुआ था। उधर पुलिस ने शव के टुकड़े मिलने वाली जगह की सीसीटीवी फुटेजेस खंगालने शुरू कर दी। बदकिस्मती से इस जगह पे कोई भी कैमरा नहीं लगा था। जो भी कैमरे एसीपी ऑफिस या कहीं और लगे थे वो दूसरे तरफ थे, टुकड़े मिलने वाली तरफ नहीं थे। वैसे भी ये इलाका काफ़ी सुनसान रहता है, बहुत कम लोग यहाँ पर आते जाते हैं। फिर यहाँ पर कोई कैमरा क्यों लगाएगा? जहाँ पे ज़्यादा लोग होते हैं वहीं पे कैमरे की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ से भी कोई सुराग नहीं मिलने वाला था, लेकिन फिर भी पुलिस ने अपना दिमाग दौड़ाया। इस स्पॉट पर आने वाले जितने भी रास्ते थे, उन रास्तों पर जो भी कैमरे लगे थे, पुलिस ने उनकी फुटेजेस मंगानी शुरू कर दी। एक टीम को इसकी जांच करने का काम सौंपा गया।
सैकड़ों कैमरों की हजारों घंटों की फुटेजेस मंगाई गईं। आखिर इतने सारे फुटेजेस कैसे देखें, बहुत टाइम लग जाएगा। इसमें भी देखा गया कि 100 ठिकाने लगाने वाला कोई भी आदमी शाम के टाइम या रात में यहाँ पर आ जा सकता है। दिन में जाता तो पकड़ में आ जाता, क्योंकि यहाँ पर एसीपी ऑफिस है। इस वाले केस में कातिल जरूर 29 सितंबर की रात में बारिश होने से पहले ही आया होगा, तभी आग लगाया जो बारिश में बुझ गया। पुलिस ने इसी टाइमिंग के अनुसार फुटेजेस को फिल्टर किए और देखना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ एक टीम विक्टिम के लेफ्ट एंकल में लगे हुए एल्यूमिनियम प्लेट को लेकर मुंबई के अलग अलग हॉस्पिटल में घूम रही थी। दौड़ भाग करते करते किसी हॉस्पिटल में एल्यूमिनियम प्लेट की कंपनी को पहचान लिया गया। ये हॉस्पिटल वाले उस कंपनी से सामान मंगवाते रहते थे। पुलिस ने इनके जरिए उस कंपनी से कांटेक्ट किया। उनको प्लेट के सीरियल नंबर से पूछा जाता है कि ये किस पेशेंट के नाम पर भेजा गया। कंपनी ने बताया कि इस तरह की कुल 40 एल्यूमिनियम प्लेटें बनाई गई थीं और भारत के अलग अलग हिस्सों में भेजी गईं। अब क्या इस टीम को एक एक करके 40 जगहों पर जाना पड़ेगा? जो टीम सीसीटीवी कैमरों की फुटेजेस खंगाल रही थी, उनको कई दिनों की मेहनत के बाद एक चीज़ हाथ लगती है। जहाँ पे शव मिले थे उससे थोड़ी दूर मेन रास्ते पर एक कैमरा लगा हुआ था। वहाँ पे 29 सितंबर की शाम में सिल्वर कलर की एक वैगनार गाड़ी दिखाई दी। जब ये गाड़ी स्पॉट की ओर गई, उसके थोड़ी देर के बाद बारिश शुरू हो जाती है। फिर बारिश में यह गाड़ी उधर से आते हुए रोड से निकल गई। वैसे तो इस रोड से गुजरते हुए कई सारी गाड़ियां नजर आ रही थीं, लेकिन पुलिस को इसी गाड़ी पर शक हुआ, जो कि वैगनार थी। ये गाड़ी 15-20 मिनट के अंदर आई गई थी। बीच में मिट्टी वाला कच्चा रास्ता पड़ता है, जो कि स्पॉट की ओर जाने वाला था। बाकी जो गाड़ियां थीं वो नॉर्मल थीं, साफ सुथरी थीं, मगर ये वैगनार आते हुए तो साफ थी, लेकिन जाते हुए इस पे कीचड़ लगे थे। यानी ये पक्के रास्ते से हटकर कच्चे रास्ते में गई होगी और शव मिलने वाली जगह कच्चे रास्ते पर ही था। मुंबई पुलिस गाड़ी का नंबर प्लेट देखने की कोशिश करती है, पर इस पर भी कीचड़ चिपके हुए थे। गाड़ी के शीशों पर भी बारिश की बूंदें थीं, जिससे अंदर कौन है नहीं पता चल रहा था। पर इतना तो पता चल गया कि गाड़ी को कोई आदमी चला रहा है और ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट पर कोई महिला बैठी हुई है। गाड़ी में एक और चीज नजर आई। इस पे एक स्टिकर चिपका हुआ था, उस पे लिखा था पुलिस। क्या ये गाड़ी किसी पुलिस वाले की है? शव मिलने वाली जगह पे सियोन डिवीजन के एसीपी का ऑफिस है। क्या वो पुलिस वाले की गाड़ी यहीं इसी ऑफिस में आई? पुलिस ने ऑफिस की फुटेजेस चेक की, पर यहाँ पर गाड़ी नहीं आई थी, यानी वो रास्ते से ही लौट गई। इन्हीं सब चीज़ों से पुलिस को गाड़ी पर शक हुआ। एसीपी ऑफिस में जो भी पुलिस वाले काम करते थे, उनको ध्यान में आया कि इनके साथ में एक और आदमी काम करता है, शिवशंकर गायकवाड़। एक वैगनार गाड़ी कांस्टेबल गायकवाड़ के पास भी है। इसकी एज है 45 साल और ये एसीपी का ड्राइवर है। 20 सालों से ये पुलिस की सर्विस कर रहा है। इसकी सिलेक्शन मोटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में हुई थी, जिसके बाद इसकी पोस्टिंग एसीपी के ड्राइवर के तौर पर हो गई। थोड़ा ध्यान देने पर वैगनार गाड़ी का नंबर कुछ कुछ समझ में आता है। इन्होंने इसकी रजिस्ट्रेशन नंबर चेक की। यहाँ से पता चला कि गाड़ी का ओनर कांस्टेबल शिवशंकर गायकवाड़ है। अभी भी पुलिस के पास उतना पुख्ता सबूत नहीं था कि कांस्टेबल गायकवाड़ को उठाकर पूछताछ करें। 29 सितंबर के दिन एसीपी ने छुट्टी लिया हुआ था और चूंकि कांस्टेबल इनका ड्राइवर था, तो उसके भी थाने आने का कोई मतलब नहीं था। फिर ये क्यों आया इधर? पुलिस की ये इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल शांति से चल रही थी। चंद पुलिस ऑफिसर्स के अलावा किसी और को नहीं पता था। अभी तक पुलिस को कुछ ही सुराग मिले थे, जिसमें इनके डिपार्टमेंट के एक शख्स का नाम आया, शिवशंकर गायकवाड़। उधर एल्यूमिनियम प्लेट की इन्वेस्टिगेशन कर रहे ऑफिसर्स भारत के अलग अलग हिस्सों में पता लगा रहे थे कि कौन से हॉस्पिटल में कौन से पेशेंट को ये प्लेट लगा था। इधर इन्वेस्टिगेटर्स ने एसीपी ऑफिस से शिवशंकर गायकवाड़ का नंबर निकाला और चुपचाप इसकी सीडीआर रिपोर्ट और बाकी डिटेल्स निकालते हैं। ये आदमी वर्ली के पुलिस क्वार्टर में अपने परिवार के साथ रहता था। 20 साल पहले इसकी नौकरी लगी थी, तभी इसकी शादी भी हुई। इसके 2 बच्चे भी थे, एक 15 साल का और एक 12 साल का। यहाँ बात 2021 के हिसाब से चल रही है। शव के टुकड़े 30 सितंबर को मिले थे। उसके बाद से अब तक 7 से 8 दिन बीत चुके हैं। पुलिस को कांस्टेबल गायकवाड़ का फोन खंगालने पर कुछ खास पता नहीं चलता है। कोई सस्पिशियस चीज नहीं मिली। जिनका नंबर इसके फोन में फीड था उनसे ही बात होती थी और कोई अननोन नंबर नहीं था। थोड़ा ध्यान देने पर पुलिस को इसमें एक नंबर नजर आता है। इस नंबर को गायकवाड़ ने दादा जगदाले के नाम से सेव किए थे। ये नाम सुनते ही पुलिस को तुरंत याद आया कि वो जो शव के टुकड़े मिले थे, उसके हाथ पर भी दादा नाम का टैटू गुदा हुआ था। कहीं वो दादा इस दादा जगदाले से तो लिंक नहीं? इन सारी चीज़ों की भनक कांस्टेबल गायकवाड़ को नहीं लगने दी गई। पुलिस के रडार में तो ये आ ही चुका था। दादा जगदाले से कभी कभार इसकी बात होती रहती थी। पुलिस ने दादा जगदाले के फ़ोन नंबर को खंगाला। पता चला कि ये तो महाराष्ट्र में ही आने वाले सोलापुर डिस्ट्रिक्ट के अकलूज का रहने वाला था। सोलापुर कर्नाटक राज्य की सीमा के पास है। अब सीसीटीवी जांच और सीडीआर जांच वाली टीम ने एल्यूमिनियम प्लेट की इन्वेस्टिगेशन कर रही टीम को ये बात बताई। इनमें नॉर्मल बात होती थी कि आपको क्या पता चला है, उधर कौन सा सुराग मिला, इधर कौन सा मिला। इसी दौरान एक टीम ने दूसरी टीम को बता दिया कि दादा जगदाले नाम के एक आदमी के बारे में पता चला है, जो कि सोलापुर का रहने वाला है। एल्यूमिनियम प्लेट की इन्वेस्टिगेशन कर रही टीम ने तुरंत अपनी लिस्ट चेक की, जो कि 40 प्लेटों के एड्रेस मिले थे। उनमें से ही एक प्लेट का एड्रेस सोलापुर के हॉस्पिटल का था। वो टीम तुरंत हरकत में आई और सोलापुर के हॉस्पिटल पहुंची।
इधर सीडीआर की जांच कर रही टीम ने दादा जगदाले के फ़ोन नंबर पर कॉल किया। दादा जगदाले का तो फ़ोन नहीं लगता है, लेकिन इनकी कॉल डिटेल से ही इनकी पत्नी का पता चला। पुलिस इनकी पत्नी को कॉल करती है। उधर से जवाब आया कि 29 सितंबर को दादा जगदाले मुंबई के लिए निकले थे। बोले कि एक दोस्त से मिलने जा रहे हैं, अगले दिन तक घर आ जाएंगे। पर अभी तक 1 हफ्ते हो गए हैं, वो लौट कर नहीं आए। उनका फ़ोन भी बंद है। मुंबई पुलिस को धीरे धीरे समझ आने लगा कि वो 100 के टुकड़े दादा जगदाले के ही हैं और दादा जगदाले का नंबर पुलिस महकमे में ही काम करने वाले कांस्टेबल के फ़ोन में सेव है। दूसरी तरफ एल्यूमिनियम प्लेट वाली टीम सोलापुर के हॉस्पिटल पहुंची। यहाँ जिस भी पेशेंट की सर्जरी हुई थी, जिसने भी वो एल्यूमिनियम प्लेट लगवाया था, पुलिस ने उसकी डिटेल्स निकलवाई। यहाँ पर पेशेंट का नाम आया दादा जगदाले। डॉट से डॉट कनेक्ट हो रहे थे। पुलिस ने अब दादा जगदाले की फ़ोन हिस्ट्री खंगालनी शुरू की कि इसके फ़ोन में किसके किसके नंबर सेव हैं, ये किनसे बात करता है। इसके भी फ़ोन में कांस्टेबल गायकवाड़ का नंबर सेव था। साथ ही साथ गायकवाड़ की पत्नी मोनाली गायकवाड़ का भी नंबर सेव था। पुलिस में जो करीबी कलीग्स थे गायकवाड़ के, उन्होंने बताया कि गायकवाड़ का ससुराल भी दादा जगदाले के गांव में पड़ता है, यानी सोलापुर के अकलूज में। एक टीम तो ऑलरेडी सोलापुर के हॉस्पिटल में थी ही। उनसे बोला गया कि अब दादा जगदाले के घर पर जाकर पूछताछ कीजिए। ये लोग जाते हैं। जगदाले के घर वालों ने भी इन्हें वही चीज़ें बताई जो कि फ़ोन पे बताई थी। इन्होंने यहाँ तक भी बताया कि उनके गुमशुदगी के बाद इन्होंने पुलिस स्टेशन जाकर मिसिंग कंप्लेंट भी लिखाई थी। ये भी नहीं था कि दादा जगदाले घर पर बिना बताए कहीं गए हों। साफ साफ बताया था कि ये मुंबई अपने दोस्त से मिलने जा रहे हैं, अगले दिन शाम तक लौट आएंगे। फिर ये 29 सितंबर की सुबह में निकल गए। पुलिस ने दादा जगदाले की लोकेशन हिस्ट्री निकाली। इसकी लास्ट लोकेशन आती है वर्ली का सरकारी क्वार्टर, वो जगह जहाँ पे कांस्टेबल शिवशंकर गायकवाड़ रहता है। जगदाले के कॉल डिटेल में एक और चीज़ पर पुलिस ने ध्यान दिया। वो ये था कि कांस्टेबल से बात करने से ज़्यादा इसकी पत्नी मोनाली से बात होती थी। अब ये कैसी अजीब चीज़ है। दादा जगदाले, शिवशंकर गायकवाड़ और मोनाली गायकवाड़ में कैसा कनेक्शन है। 8-9 अक्टूबर आते आते पुलिस ने शिवशंकर और उसकी पत्नी मोनाली को उठा लिया। इनसे दादा जगदाले के बारे में पूछा जाता है कि वो कहाँ पे है। दोनों ही मना कर रहे थे, इन्हें कुछ नहीं पता। फिर पुलिस ने इन्हें दादा जगदाले की लास्ट लोकेशन दिखाई। ये मानते हैं कि वो घर पर आया था, लेकिन ये ऐसे ही मिलने के लिए नॉर्मली आया था। वैसे मोनाली और दादा जगदाले बचपन के दोस्त थे। दोनों ही सेम स्कूल में पढ़े थे, सेम इलाके में रहते थे, अच्छी दोस्ती थी। इसीलिए दादा जगदाले इनसे मिलने के लिए आए थे और ये आते रहते थे। उस दिन भी आए, फिर चले गए, आगे का इन्हें नहीं पता। इसमें हैरानी की बात तो ये थी कि जगदाले का फ़ोन वर्ली पुलिस क्वार्टर में स्विच ऑफ हो गया था, फिर दोबारा ऑन नहीं हुआ। इन्वेस्टिगेशन में जो भी चीज़ें पता चली, जैसे कॉल डिटेल्स, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वो वैगनार गाड़ी, 100 के टुकड़ों में मिली वो बेडशीट, वो एल्यूमिनियम प्लेट जो जगदाले ने सोलापुर के हॉस्पिटल में लगवाया था, ऐसे सारे डिटेल्स कांस्टेबल शिवशंकर गायकवाड़ के सामने रखे गए। अब इसके पास बचने का कोई रास्ता भी नहीं था। इसने मान लिया कि जगदाले का कत्ल इसने ही किया है। 29 सितंबर 2021 की सुबह शिवशंकर ने अपनी पत्नी से जगदाले को कॉल करवाया और उसको इसी दिन मुंबई अपने पुलिस क्वार्टर बुलवाता है। अब इसके बचपन की दोस्त बुला रही है तो ये कैसे मना करेगा। इसी दिन 29 सितंबर को दादा जगदाले लगभग 400 किलोमीटर की दूरी तय करके 8 घंटों का सफर करके सोलापुर से मुंबई आया, वर्ली के पुलिस क्वार्टर गया। शाम हो रहा था। कांस्टेबल के दोनों बच्चे कहीं पड़ोस में खेलने के लिए गए थे। जगदाले घर पर आता है। चूंकि आज एसीपी छुट्टी पर थे तो ये ड्राइवर या कांस्टेबल गायकवाड़ भी छुट्टी पर था। मोनाली ने जगदाले का स्वागत किया, फिर एक किचन में चली गई चाय नाश्ता लेने के लिए। कांस्टेबल गायकवाड़ अपना मेन दरवाजा लॉक करता है। फिर लिविंग रूम में बैठे जगदाले पर इसने हंसिये से ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। हंसिया या सिकल एक टूल है जो कि खेतों में फसल काटने के लिए यूज किया जाता है। अब यहाँ पर हमले शुरू हो गए तो शोर मचता है। आवाज सुनकर किचन से मोनाली भाग कर आती है। सामने जमीन पर दादा जगदाले रक्त में भीगा हुआ पड़ा था और कांस्टेबल गायकवाड़ हंसिया लिए खड़ा था। यह सब देखकर मोनाली बेहोश हो जाती है। कांस्टेबल मोनाली को एक रूम में ले जाकर बेड पर लिटा देता है। फिर ये लिविंग रूम में आया। इसके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था। इसने जी भर के जगदाले के ऊपर वार किए। फिर उसके 5 से 6 टुकड़े करता है और पॉलीथीन बैग में भरता है। कुछ देर के बाद मोनाली को होश आया। उसने भी दादा जगदाले के शव को ठिकाने लगाने में मदद की। सारी पैकिंग करने के बाद मोनाली घर की अच्छे से सफाई करती है। रात तो हो ही चुका था, बारिश भी होने वाली थी। फटाफट कांस्टेबल ने सारे प्लास्टिक के बैग्स अपनी वैगनार गाड़ी में रखे। मोनाली को साथ में बिठाया, कुछ सैनिटाइजर के बॉटल्स भी रखें और फिर ये निकल पड़े। कांस्टेबल गायकवाड़ ने सारी चीज़ों की अच्छे से प्लानिंग की थी। चूंकि ये एसीपी ऑफिस में काम करता था तो उस इलाके को अच्छे से जानता था। यहाँ पर एक ऐसी जगह थी जो बहुत सुनसान रहती थी। वहाँ पर कैमरे भी नहीं लगे थे। रात में कोई वहाँ पर जाता नहीं था और दिन में भी बहुत कम लोग जाते थे। इसने प्लास्टिक बैग्स को वहीं एसीपी ऑफिस के पास एक जगह पर रखें और सैनिटाइजर छिड़क कर उस पर आग लगा दिया। फिर ये निकल जाते हैं। तभी बारिश शुरू हो गई, आग बुझ जाता है। कांस्टेबल दोबारा नहीं जा सकता था, कहीं कोई इसको देख ना ले। आखिर ये कांस्टेबल दादा जगदाले से इतना गुस्सा क्यों था, इतनी नफरत क्यों थी, इसके कत्ल करने की वजह क्या थी। पुलिस इससे सवाल करती है।
इसने इसकी भी सारी कहानी सुनाई। दादा जगदाले सोलापुर में ही सब्जी बेचता था, यही मोनाली का भी मायका था। आगे मोनाली की शादी मुंबई में पुलिस कांस्टेबल शिवशंकर गायकवाड़ से हो जाती है। ये अरेंज मैरिज थी। मोनाली और जगदाले बहुत अच्छे दोस्त हैं। शादी के बाद भी इनकी दोस्ती बनी रहती है। कभी कभार ये सोलापुर से मुंबई भी आता था अपनी दोस्त से मिलने के लिए। चूंकि जगदाले और मोनाली एक ही गांव के थे तो कांस्टेबल को इसके यहाँ पर आने से या इसकी बात करने से कोई संकोच नहीं था। सोचा कि ये दोस्त हैं, बातें करते होंगे। गायकवाड़ और मोनाली के समय के साथ 2 बच्चे भी हो जाते हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। मोनाली हमेशा जगदाले से बात करती रहती थी। धीरे धीरे गायकवाड़ को लगा कि कहीं इसकी पत्नी का उस आदमी से कुछ चल तो नहीं रहा। इसने मोनाली से बात की। मोनाली ने इससे साफ साफ मना कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है और खाली टाइम में ऐसे ही इससे बात कर लेती है। गायकवाड़ जब भी अपनी ड्यूटी से घर पर आता तो देखता कि मोनाली उसी आदमी से बात कर रही है। ऐसे कई दिन चलते रहे। फिर इन्हीं सब चीज़ों को लेकर पति पत्नी में झगड़े शुरू हो जाते हैं। पत्नी मोनाली गुस्सा होकर अपने मायके चली गई। फिर कुछ दिनों के बाद कांस्टेबल गायकवाड़ अपने ससुराल जाकर पत्नी को मनाता है कि ये तुम पे फिजूल में शक नहीं करेगा। पत्नी को भी लगा कि जगदाले से कम बात करनी चाहिए। फिर दोनों ही पति पत्नी अपनी अपनी गलती मानते हैं और मोनाली दोबारा मुंबई चली आई। फिर से सब कुछ नॉर्मल हो गया। इसके हफ्ते 10 दिन के बाद फिर से वही काम शुरू हो जाता है। मोनाली दादा जगदाले से बात करने लगी। इस बार शिवशंकर गायकवाड़ कुछ कहता नहीं है, बस ये कुछ दिन इंतजार करता है। फिर एक दिन इसने चुपके से अपनी पत्नी का फोन चेक किया। पत्नी के व्हाट्सएप पे जगदाले से उसकी चैटिंग थी। पति ने यह सब कुछ पढ़ा। इसे पढ़कर लगा कि पत्नी का जरूर उस आदमी से कुछ न कुछ चल रहा है। कोई भी नॉर्मल दोस्त ऐसे बात नहीं करता जो यहाँ पर ये कर रहे हैं। शिवशंकर का खून उबलने लगा। इसने फैसला कर लिया कि अब ये दादा जगदाले का कत्ल करेगा। 20 सालों से ये झेल रहा है, उसको जड़ से मिटा देगा। फिर इसने कत्ल की सारी प्लानिंग रचना शुरू कर दिया। आगे मौका देखकर 29 सितंबर को इसने अपनी पत्नी से जगदाले को कॉल लगवाया और फिर उसका कत्ल कर दिया। 9 अक्टूबर तक पति गायकवाड़ और इसकी पत्नी मोनाली अरेस्ट हो गए थे। गायकवाड़ ने जगदाले का सर मनखुर्द नामक जगह पर गार्बेज एरिया में फेंक दिया था। 19 अक्टूबर को पुलिस जेसीबी मशीन्स लेकर गार्बेज एरिया में गई। सर ढूंढना था। कांस्टेबल गायकवाड़ के पुलिस क्वार्टर से दादा जगदाले का फोन भी पुलिस को बरामद हो जाता है। इसमें 2 क्लूज सबसे ज्यादा कारगर हुए दादा जगदाले की पहचान करने में। एक तो दादा नाम का टैटू और दूसरा वो एल्यूमिनियम प्लेट। कड़ी मशक्कत करने के बाद पुलिस को वो सर भी बरामद हो गया। गाड़ी भी कब्जे में ले ली गई जो कि शॉट ठिकाने लगाने में यूज किया गया था। कत्ल का हथियार भी मिल गया। पुलिस ने शिवशंकर गायकवाड़ और उसकी पत्नी मोनाली पर कत्ल करने, उसमें साथ देने, सबूत मिटाने के आरोप लगाकर चार्जशीट रेडी की। सेशन कोर्ट में मुकदमा शुरू हुआ। जनवरी 2024 में इन दोनों ने मुंबई हाईकोर्ट में बेल की अर्जी लगाई। इसमें से शिवशंकर का बेल खारिज हो जाता है और मोनाली को बेल मिल गया। मोनाली अपने पति की साजिश में शामिल नहीं थी। कोर्ट में इनके वकील ने सारे इंसिडेंट सामने रख दिए। कैसे ये जगदाले की हालत देखकर बेहोश हो गई थी। कई दिन तक सदमे में रही। इसको कुछ चोटें भी लगी थी उसी दौरान। आगे मजबूरन इसे अपने पति की साजिश में साथ देना पड़ा, इसलिए इसको 20 जनवरी 2024 को बेल दे दिया गया। फिलहाल मोनाली बाहर है और शिवशंकर जेल में है। दोनों के ही ऊपर सेशन कोर्ट में केस चल रहा है। तो कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।